नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह सेट 8 दिसंबर 2018 को जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का ये सेट है, ठीक है। और आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसमें पूरा जीके और साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबका शानदार डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। तो 2017 में पूछा गया था, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 137वां स्थान था। लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान का, यानी कि 2023 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 126वां है। अभी जो 2023 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। सूचकांक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट दो है जो कि बार बार रिपीट होते रहता है, उसको ध्यान रखना है। जैसे मानव विकास सूचकांक पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, 132 है। मानव विकास सूचकांक में 132 है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान 126वां है। यानी कि देखिए ध्यान रखना है, वैश्विक शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक दोनों में भारत का स्थान 2023 में 126वां है। दोनों में 126वां याद रखना है। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिनलैंड है। लगातार ये लगता है कि 5वीं या 6ठी बार ये फिनलैंड है ना प्रथम स्थान पर है खुशहाली सूचकांक में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है इन ए फ्री स्टेट के लेखक है बीएस नायपॉल, ठीक है। बीएस नायपॉल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, अन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो बीएस नायपॉल है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो वो खुशवंत सिंह है, ये भी याद रखना है आपको। और विक्रम सेठ का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है। तो ये याद रखना है दोस्तों। तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिविजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोला की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। दोस्तों बिहार के एग्जाम में राजधानी मुद्रा निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अंगोला की राजधानी हो गया लुआंडा, लुआंडा हो गया। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाका, जाम्बिया की राजधानी है ये लुसाका, ठीक है। और कांगो की राजधानी है किनशासा, कांगो किनशासा, ठीक है। और लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, लाइबेरिया मोनरोविया, लाइबेरिया की राजधानी है ये मोनरोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो वायु में प्रकाश का वेग, किस प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये होता है लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो वो भी लाल रंग का होता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। देखिए जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, ध्यान रखना है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होते हैं, यानी लंबाई बढ़ेगी
तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। यानी कि ये पूछा है कि लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया 2023 में जो एग्जाम हुआ था कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में ओम भी था, तो कई लोग प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम टिक करके आ गए थे, लेकिन आपको यहाँ दोनों ध्यान रखना है। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। अब प्रतिरोधकता बोलेगा तो उसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, फिर से समझिए, देखिए प्रतिरोध छोटा शब्द है तो उसका हो गया ओम, छोटा हो गया ये। अब प्रतिरोधकता ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका मात्रक भी थोड़ा बड़ा है, यानी कि ओम मीटर। तो ये याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी कौन सा हिस्सा होता है, वो तना होता है। ठीक है, तना यानी कि उसको आप बोल सकते हैं प्रकंद। ठीक है, तना का उदाहरण है जैसे हल्दी, अदरक, आलू, प्याज। इसे याद रखना है, हद कर दी आपने, हद यानी हल्दी, कर दी यानी अदरक, आपने यानी आलू, प्याज, ये सब क्या रूपांतरित तना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है शैवाल। देखिए, अभी फाइकोलॉजी पूछा है, कभी पूछेगा आपको कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, तो कवक और शैवाल दोनों का एक साथ याद रखिए और कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रहेगा। जैसे इसको याद कैसे रखना है, देखिए शैवाल का अध्ययन हो गया फाइकोलॉजी, ठीक है, अब कवक का अध्ययन हो गया माइकोलॉजी। इसको ऐसे याद रखिए, साफ काम, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसे याद रखना है। ऐसे देखिए, पक्षी उड़ता है तो उड़ता यानी ओर्नी है ना, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस है, तो हास्य गैस इसमें कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हास्य गैस यानी कि हंसाने वाली गैस है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया। ठीक है, तो इसका खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। इसे याद रखना है, हंसाने वाली गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसका खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो वो भी किए थे जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोराइड Cl2, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर को बिरिंजन चूर्ण भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन इसमें किसको पॉलीमराइज करके बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर है C2H4 के पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि रबड़ किसका बहुलक है, तो रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो शिक्षा का अधिकार 2009 है उसमें कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के ए में है। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 2000 या 2001 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, क्लोरोफिल पत्तियों का हरा भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण या तो पौधे से रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि पौधों में जो है जड़ से
जो तना में जो ऊपर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जल का वहन कौन करता है? तो जल का वहन करता है जाइलम। इसे याद कैसे रखना है? जैसे कभी दे दो ऑप्शन में पानी का वहन कौन करता है, तो आपको याद जल से ही रखना है ताकि रिलेट करके याद होगा। जल जाइलम, देखिए ना, जल का वहन करता है जाइलम, जल जाइलम, ऐसे क्या याद रहेगा। अब जैसे भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, ठीक है, भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। लेकिन भोजन को हम भोजन से नहीं याद रखेंगे, याद रखेंगे फूड से। फूड में होता है भोजन, तो फूड फ्लोएम, जल जाइलम और फूड फ्लोएम, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अभी बिहार का जो टीचर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज ऑप्शन में दे तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। और अंतिम उत्पाद पूछे तो ऑक्सीजन या तो जल, जो ऑप्शन में रहे आप टिक कर सकते हैं। अंतिम उत्पाद होता है ऑक्सीजन या जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया गया था, यानी कि हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कौन अपनाया था? डलहौजी ने अपनाया था, ठीक है। डलहौजी से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत में पहली बार रेल जो 1853 में चला था, तो किसके समय चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय चला था, बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि सेबी है ना, इसका क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूछा मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका करेक्ट आंसर हो गया 21 के डी, मुंबई में है। अब सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से याद रखना कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है, माधवीपुरी बुच है, ठीक है। एक क्वेश्चन शेयर बाजार से ये पूछा जाता है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो वो भी मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है। आपको याद रखना है सेबी का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर जो है ये पावापुरी में है, ठीक है। अब पावापुरी कहाँ है? तो पावापुरी नालंदा जिला में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म का तीर्थस्थल है ये जल मंदिर, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो यही पावापुरी में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर ये है आपका सिक्किम में, ठीक है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में है। और जेमू ग्लेशियर कंचनजंगा जो पर्वत है ना, उसी से सटा हुआ है, उसी से संबंधित है, कंचनजंगा पर्वत से, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो केटू या गोडविन अस्टीन है, ठीक है। देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गोडविन अस्टीन है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र में यानी पीओके में है। और पूर्णतः जैसे भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा है, सिक्किम में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, लेकिन कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? ये देहरादून में, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। अब देहरादून से एक और आपको याद रखना है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो भी देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। अब पेट्रोलियम संस्थान या तो सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ है? तो ये भी देहरादून में है, ये ध्यान रखना है। पेट्रोलियम संस्थान, सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये चारों देहरादून में है, ठीक है। भारत कला भवन कहाँ है? तो ये है भोपाल में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है?
तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, तो आपको सबको एक साथ यहाँ याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया। सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ठीक है, सूर्य और तारों का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन का बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर पूछे कि सूर्य और तारों में सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है, तो जेरोंटोलॉजी मतलब होता है वृद्धावस्था का अध्ययन। ठीक है, वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कौन सा प्रवाल भित्ति से निर्मित है, तो प्रवाल भित्ति से निर्मित है बरमूडा द्वीप। ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ठीक है, ये है कहाँ बरमूडा द्वीप, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अच्छा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, आगे देखते हैं जी का जीएस का कहाँ से है। 36 में है, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 15 अगस्त 2011 में लागू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और एक क्वेश्चन याद रखना कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट कब लागू हुआ, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 5 जून 2016 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है, तो लाइकेन को माना जाता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है लाइकेन किसका सहजीवी है, तो कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर कार के हेडलाइट में। और एक क्वेश्चन ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जो चालक है वो पीछे देखने के लिए पश्च दृश्य में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया को किया गया है। ये व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है 2023 का, यानी कि 32वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला, तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ठीक है, 32वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला, ज्ञान चतुर्वेदी को। किस पुस्तक के लिए, किस उपन्यास के लिए मिला, तो पागल खाना उपन्यास के मिला। यानी कि पागल खाना उपन्यास के लेखक कौन है, तो ज्ञान चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में है कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये झिझिया जो नृत्य है बिहार में, ये बिहार के नवरात्रि में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो ये झिझिया ये गुजरात के गरबा से समानता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी जो है ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांसीराम। अच्छा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ये मुलायम सिंह यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव है, तो इसका करेक्ट आंसर है जल। प्लाज्मा का मुख्य अवयव है जल। ठीक है, देखिए रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, ये ध्यान रखना है। अब प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी का काम क्या है, ये पूछा जाता है। तो आरबीसी ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है, डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है, और प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, ये थे मौलाना मजहरुल हक। देखिए होम रूल लीग की स्थापना किया था कौन, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन अगर पूछे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इसकी स्थापना बिहार में कब हुआ था, बिहार होम रूल लीग की स्थापना ये दिसंबर
1916 में हुआ था, कहाँ? पटना में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और भारत में भी होम रूल की स्थापना 1916 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50 कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों के बारे में अगर पूछे तो बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है, ठीक है। अच्छा, हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो अस्टेपिज है, जो कि कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी है, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार जैसे इंडिया है ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसी टाइप से 3-4 क्वेश्चन, तो आप कन्फ्यूजन का भी हो सकते हैं, तो सभी को एक साथ देखिए। जैसे इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखिए, ध्यान देते जाइएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के है महात्मा गांधी, लेकिन इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत एक खोज, उसका लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। और एक है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के एनी बिसेंट, न्यू एनी बिसेंट, ऐसे रिलेट कर लीजिए, न्यू एनी बिसेंट। फिर से एक बार समझिए, देखिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के है महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, और न्यू इंडिया के लेखक है एनी बिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है। बेकिंग खाने वाला सोडा, ऐसे याद करने के लिए बाय कर लीजिए ना, बाय बाय अपने खरीदते हैं, तो बाय बाय मतलब कोई चीज़ खरीद के खाते हैं, तो बेकिंग यानी कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग बाय यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसका आंसर भी है बाय वाला, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाय मैंने खरीदते हैं, बेकिंग जब भी आएगा बेकिंग यानी बाय, इससे रिलेट कर लीजिएगा। और खाने वाला सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है धोवन सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो वो है कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाला सोडा है। अब इसका सूत्र अगर पूछे कभी तो आप इसका बता सकते हैं, जैसे कि खाने वाला सोडा का है NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? Na2CO3। देखिए क्या हुआ, इसमें क्या NaH है, इसमें H हटा तो यहाँ सिर्फ 2 लग गया, इसमें H नहीं है 2 लग गया, ठीक है। बाकी सब वही है, Na2 लगा, CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, और यहाँ 2 हटा के H दे दिया तो सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, में है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिहार SSC इंटर लेवल 2018 में पूछा गया, और अभी जो रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और उसमें मालूम ऑप्शन था 3,84,000 किलोमीटर था, ये 365 नहीं था, ठीक है। और तो वही आंसर हुआ था, 3,84,000 किलोमीटर हुआ था। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 3,84,365 किलोमीटर। यानी कि कभी आपको मोटा मोटी याद रखना है 3,84,000, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर, ताकि ऑप्शन में कभी 365 नहीं भी दे, 3,84,000 दे, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, ये ध्यान रखना है, 1/6 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? तो 1/81 होता है, ये भी ध्यान रखना है। एक होता है कि शांति सागर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शांति सागर कहाँ है या तो क्या है? तो आपको याद रखना है शांति सागर जो है वो है चंद्रमा पर एक धूल का मैदान को शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी वो कौन थी? तो वो लक्ष्मी सहगल थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, लक्ष्मी सहगल। एक क्वेश्चन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भारत की पहली ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो ये कादम्बिनी गांगुली थी, भारत की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। ये तो रीजनिंग में आ जाता है, जिसमें बेमेल शब्द को चुनिए। तो इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये गैस है, और ये क्या है, कार्बन ठोस है। इसका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2018 में पूछा गया था, और अभी बिहार एसएससी सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी ये दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ये एनटीपीसी में जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। आज दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दोनों को याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, और दूसरी पंचवर्षीय योजना वो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से आपको याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था, 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योजना अवकाश का कार्यकाल क्या था, तो 1966 से 69 था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो भी नई दिल्ली में है। आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में है। देखिए ये एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड ने जीता था। ये 2017 की बात है, लेकिन आपको 2021 वाला याद रखना है। जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन है, तो ब्राज़ील है, ये ध्यान रखना है। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2000 जो अगला जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो अगला कहाँ होगा, तो वो होगा इंडोनेशिया में होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03% है। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में जो कौन सा गैस सर्वाधिक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। उसका प्रतिशत कितना है, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद है आर्गन, 0.93% आर्गन है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से देखिए कई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सबको एक साथ जब भी पढ़ेंगे सबको एक साथ रिवीजन करते जाना है। ठीक है, हाइड्रोजन एक क्वेश्चन आया था पीछे, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है। सूर्य और तारों में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़ा पाया जाता है। कितने गुणसूत्र पाया जाता है, 46 जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा, 23 दूनी 46 होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र कितना है, तो अलैंगिक गुणसूत्र होता है 22 जोड़ा। ठीक है, 22 जोड़ा यानी कि 44 हो गया। ठीक है, अलैंगिक गुणसूत्र होता है। बच गया कितना, 2, टोटल 46 होता है, तो 2 होता है लैंगिक गुणसूत्र। अगर पूछे लैंगिक गुणसूत्र कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, वो कैसे याद रखना है, एक क्वेश्चन ये पूछे तो वो भी बन जाएगा। जैसे पुरुषों में क्या पाया जाता है, तो XY क्रोमोजोम पाया जाता है पुरुषों में, अब महिलाओं में XX पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 44 2 46 है ना, 44 2 46 ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये लैंगिक गुणसूत्र है। ठीक है, महिलाओं में XX, पुरुषों में XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है। 74 में ये पूछा गया कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट जो कि नावीमिया से लाया गया चीता, वो किस नेशनल पार्क में रखा गया था,
तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, ये याद रखना है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, और कूनो नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश में। और एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर है किरण देसाई है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक है किरण देसाई है, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी से एक पुस्तक का पूछा जाता है, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। देखिए इनकी एक और पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। अब देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है, ठीक है। द शैडो लाइन्स, और एक है द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक भी अमिताभ घोष है। और अरुंधति राय का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जब पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में, तो उस समय सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था झारखंड, ठीक है, झारखंड। लेकिन वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ एक नंबर पे आ गया है, इसलिए ध्यान रखना है। अब जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। अगर पूछे सबसे अधिक भंडारण किस राज्य में है कोयले का भंडारण, तो झारखंड आंसर होगा अब, ठीक है। लेकिन उत्पादन में अब छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा राज्य बन गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। और एक चीज़ ये याद रखना है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, ये ध्यान रखना है। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड कोयला होता है, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे अधिक कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइड कोयला में पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो पिट कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर मिश्रण है, तो सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण है, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखना है, पीतल किसका मिश्रण है पूछा जाता है, तो पीतल से याद रखना है पिताजी, यानी कि पीतल जो है पिताजी, पीतल पोष हो गया पीतल, ताजी यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं, उसके सड़क पार करने का प्रतीक्षा करते हैं, जाकर उसकी मदद करते हैं, या तो उनकी मदद करने के लिए किसी से कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब एक अंधी महिला को सड़क पार करते हुए देखें तो उससे जाकर मदद करनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? तो 2017 क्या है उस समय जीता था, इसका करेक्ट आंसर है जॉन सॉन्डर्स ने जीता था। लेकिन आपको वर्तमान में याद रखना है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो गोस्पोडिनोव ने जीता। गोस्पोडिनोव ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, गोस्पोडिनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, मटर का मार्क्स रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीज की कमी से मटर का मार्क्स रोग होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन एक और ये पूछा जाता है कि नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी से होता है। नींबू में डायबेक रोग तांबा की कमी से होता है। धान में खैरा रोग होता है, वो जस्ता की कमी से होता है। और लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है चीड़ से, है ना, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। ये प्रकाशन है, ये इतिहासकार, कवि, लेखक। देखिए इतिहासकार ये आदमी व्यक्ति को व्यक्त करता है, ये आदमी इतिहासकार, कवि वो भी आदमी है, लेखक वो भी आदमी होता है, ये प्रकाशन अलग है। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 2016 में किया गया था, ठीक है। घरों का एक करंट अफेयर की दृष्टि से याद रखना है कि घरों का 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध
एक उदाहरण है। तो दूध क्या है? दूध एक पायस है, ठीक है, ये याद रखना है। दूध एक पायस है, दूध द्रव में द्रव का प्रक्षेपण है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और पीलापन किसके कारण होता है? तो केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? तो होता है लेक्लांसे सेल होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया लेक्लांसे सेल। एक क्वेश्चन ये आता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है? विद्युत सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साइंस या तो जीके का क्वेश्चन है डायरेक्ट 125 में, बाकी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड है, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए, महात्मा बुद्ध से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो सबको एक साथ रिवीजन करना है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, कभी महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ तो वो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको गौतम 63 ऐसे तो से देखिए, गौतम में तो आ रहा है, 63 यहाँ इसमें आ रहा है, तो 563 ईसा पूर्व में हो गया गौतम का। और महावीर स्वामी का है 540, तो गौतम 63 रिलेट करके रखिएगा तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु जो होता था जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं वो 83 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें भी देखिए तो आ रहा है, ठीक है। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। अच्छा, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। सर्वाधिक श्रावस्ती ऐसे रिलेट कर लेना, सर्वाधिक श्रावस्ती में। आप प्रथम उपदेश सारनाथ में। अच्छा, गौतम बुद्ध की मृत्यु तो कुशीनगर में हुआ, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, देखिए, जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, फिर श्रावस्ती में सर्वाधिक, और मृत्यु कुशीनगर में, ये तीनों उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जो कि बिहार में है बोध गया। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, गृह त्याग का प्रतीक कौन सा होता है? तो घोड़ा होता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मोरारजी देसाई से कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। एक क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, 16 साल तक रहे, 1947 से 64 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है मालूम? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ठीक है। आपको 73वां संविधान संशोधन से है ना, एक क्वेश्चन पहले ये याद रखिए कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। आप देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसी 24 अप्रैल से है ना, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, पंचायती राज जब भी आपके सामने आए तो नगर पालिका को साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि दोनों एक साथ आगे पीछे लागू हुआ था। जैसे 73वां संविधान संशोधन में है पंचायती राज, नगर पालिका है 74वां संविधान संशोधन में, ठीक है। जैसे पंचायती राज है 11वीं अनुसूची में और नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में, तो ये साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। बाकी आचार्य जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। अब चंपारण सत्याग्रह से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बीपीएससी हो चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? 1917 में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ? तो नील की खेती के विरोध में हुआ था। इसमें कौन सी पद्धति के विरोध हुआ? तीन कठिया पद्धति होता था, ठीक है। एक क्वेश्चन बीपीएससी में ये डायरेक्ट पूछा था कि जो तीन कठिया पद्धति है उसमें क्या होता था? तो यानी कि ऑप्शन में दे देता कि 3 कट्ठा 3/20 या तो 3/40 ऐसे करके दिया था। तो आपको याद रखना है कि 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे की खेती, नील की खेती करने के लिए कहा जाता था, ठीक है।
3/20, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान में है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है टाकला माकन मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। अच्छा, विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या तो रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, रोलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो ये कहे थे मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। अच्छा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1504 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1504 ईस्वी में ही सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। अच्छा, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी है, ठीक है। इसे याद रखने के लिए आपको बोलना बकलोल लोदी, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बकलोल लोदी, ये याद रहेगा। अच्छा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था ये पीर अली ने किया था। देखिए, पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने, और जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह ने, ठीक है। ये भी साथ में ध्यान रखना है। अच्छा, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लानोस कहा जाता है। लानोस घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। घास का मैदान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ये बेल्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है, ठीक है, डाउन्स। सवाना घास का मैदान ये कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में है। और पंपास कहाँ है? पंपास है अर्जेंटीना में, ये ध्यान रखना है। और पटाना घास का मैदान एक जो पूछा जाता है, पटाना है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में हुआ था। अब 1929 से एक चीज़ साथ में यहाँ रिलेट करके याद रखना है। पहला तो हो गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और 1929 में ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि पहली बार स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजमनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा है, ठीक है। भारत के दो प्राचीन महाकाव्य कौन कौन सा है? तो महाभारत और रामायण है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत ही है, ठीक है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। अच्छा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। रामचरित मानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक सह लेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो ये कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वर्तमान में अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहा जाता है, वो कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे ऊंची चोटी जैसे पूछा है धूपगढ़ का। अच्छा, ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत, ठीक है। अच्छा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, सबसे प्राचीन जो जैसे कि नहीं कि पुराना को हो जाता है, जैसे पुराना को हो गया तो उसको गुरु बोलने लगते हैं, गुरु है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था रूस के सहयोग से, है ना। 144 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ यानी रूस। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र और ये बोकारो, ये दोनों हुआ था रूस के सहयोग से। इसे याद कैसे रखना है? जैसे सहवाग को बोलते थे ना बीरू, तो है बीरू या भीरू बोलिए, यानी कि बोकारो रूस के सहयोग से और भिलाई रूस के सहयोग से, ठीक है। अब
ये तीनों को पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, इसे याद रखना है, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और राउर किला किसके सहयोग से स्थापित हुआ, जर्मनी के सहयोग से, इसे याद रखना है, राज यानी कि राउर किला जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ये तीनों, ये जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर और राउर किला कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नेहरूजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया था, तो ये किए थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में ये किया गया था। एक चीज़ ये हो गया, धन निष्कासन का जो व्याख्या है ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नेहरूजी है, ठीक है। एक चीज़ फिर ये याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछ दे कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नेहरूजी ने दिया था, ठीक है। दादा भाई नेहरूजी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि भारतीय का जो कि राष्ट्रीय अनुमान, पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नेहरूजी ने ही लगाया था, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये लगाया था उस समय, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था दादा भाई नेहरूजी ने, ठीक है। और भारत का बायोब्रिद द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरूजी को ही कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश सांसद चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नेहरूजी ही थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। ये क्वेश्चन कई बार मतलब पूछा गया, हर बार पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, ऐसे रिलेट कर लिए, अस्पृश्यता 17 और अस्पृश्यता 17 अनुच्छेद 17 में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है, याद रख लेना, ठीक है। अब जैसे अनुच्छेद यहाँ 14 है, 15 है, 18 है, अनुच्छेद 14 से शुरू करते हैं। 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में है। अच्छा, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव पर निषेध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, तो ऐसे रिलेट कर लिए, अवसर की समानता 16 में है, अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा की रचना किसने की थी, तो फिरदौसी ने किया था। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है, ठीक है। और आपको यहाँ याद रखना है एक चीज़, अकबरनामा या तो आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। एक क्वेश्चन ये अलबरूनी से पूछा जाता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है, ठीक है। भारत का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल में चलाया गया था नील आंदोलन। देखिए कई आंदोलन या विद्रोह है, कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, उसको भी बताएंगे। पहले ये याद रखिए कि नील आंदोलन का जिक्र किस में है, यानी कि वो है नील दर्पण में। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है, ठीक है। अब देखिए पूछा जाता है बंगाल से है ना, नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, वो भी बंगाल में हुआ था। बिहार एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया था कि पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो करम शाह ने किया था। इसे याद कैसे रखना है, देखिए पागलपंथी यानी कि बेचारा पागल था, उसका कर्म खराब था तो इसलिए पागल हो गया, है ना, उसका कर्म खराब था तो पागल हो गया, यानी पागलपंथी का विद्रोह का नेतृत्व करम शाह ने किया था, ठीक है। अच्छा, मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ, तो मोपाला विद्रोह हुआ था केरल में। इसका नेतृत्व किसने किया, मुसलियार ने किया था, मुसलियार ने किया था। मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था और इसका नेतृत्व मुसलियार ने किया था। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया, बाबा राम सिंह ने किया था। कूका विद्रोह का नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और ये 49वीं समांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच है, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा रेखा कौन सा है,
तो वह 17वीं समांतर रेखा है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था, ये 1943 में किया था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर है ना पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बने थे और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 8 दिसंबर 2018 में जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम हुआ था उसका पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि गणराज्य शहर किस देश में है? तो ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में